नमस्कार। आज हम फूलों की रंगीन दुनिया के एक बेहद ज़रूरी पहलू को समझने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं, ये पौधों के जीवन चक्र का आधार है। आज हम जानेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, खासकर नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी के नज़रिए से। बिल्कुल। फ्लावरिंग प्लांट्स जिन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स, पेचीदा प्रोसेस है। आज हम एनसीईआरटी को आधार बनाकर इसके मेन कॉन्सेप्ट्स को सरल हिंदी में समझेंगे। लेकिन हाँ, सारे ज़रूरी बायोलॉजिकल टर्म्स इंग्लिश में ही रखेंगे, ताकि रिवीजन में आसानी हो। हमारा मकसद है पूरी प्रक्रिया को विजुअलाइज करना। हाँ, फ्लावर के पार्ट से लेकर बीज और फल बनने तक एक लॉजिकल फ्लो में। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं फूल से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इतना खास क्यों है? देखिए, बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल वंडर्स हैं, मतलब अद्भुत रचनाएं हैं। ये वो साइट्स हैं जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके मुख्य रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं एंड्रोएशियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और स्टेमन से बनता है, और गाइनेशियम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और पिस्टल या कार्पल से बनता है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स में गेमीट्स बनते हैं। ठीक है, तो पहले एंड्रोएशियम को समझते हैं। इसकी इकाई स्टेमन है, जिसके दो भाग बताए जाते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये एंथर क्या है? एंथर स्टेमन का टर्मिनल, मतलब सिरे वाला बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बायलोब्ड होता है और हर लोब में दो थीका होते हैं। अच्छा, डाइथेकस कहते हैं इसे। हाँ बिल्कुल, डायथेकस कहलाता है। अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो ये टेट्रागोनल शेप का दिखता है, जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर पोलन सैक्स बनते हैं, जिनमें पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की अपनी स्ट्रक्चर भी काफी डिटेल्ड है ना? इसमें वो 4 वॉल लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम। हाँ बिल्कुल, बाहर से अंदर की तरफ ये लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स और फिर टपेटम। बाहरी 3 लेयर्स प्रोटेक्शन देती हैं और एंथर के डेhiscence यानी फटने में मदद करती हैं, जिससे पॉलन रिलीज होता है। और सबसे अंदर वाली लेयर टपेटम, उसका क्या रोल है? सुना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा। टपेटम डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को नरिशमेंट यानी पोषण देती है। इसके सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और अक्सर, मतलब यूजुअली, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जिसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट क्यों? ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन शायद इसकी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को सपोर्ट करती है, जो नरिशमेंट देने के लिए ज़रूरी है। और इसके सेंटर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू, इसी से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, राइट? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस से। करेक्ट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पोरेंजिनस टिश्यू का हर सेल, जिसे पॉलन मदर सेल कहते हैं, पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनाते हैं। हर पीएमसी से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग होकर पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन ही मेल गेमिटोफाइट है? हाँ। इसकी स्ट्रक्चर भी खास होती है, खासकर इसकी वॉल। हाँ, पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्ड वॉल होती है। बाहरी हार्ड लेयर को एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन ये सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है। सोचिए, ये हाई टेम्परेचर्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली को झेल सकता है। इसे कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाता। वाओ, जबरदस्त रेजिस्टेंस। बिल्कुल, इसी वजह से पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स के रूप में हजारों साल तक प्रिजर्व रह सकते हैं। अमेजिंग। एक्साइन में वो जर्म पोर्स भी होते हैं? हाँ, एक्साइन में कुछ जगहों पर एपर्चर्स होते हैं, जिन्हें जर्म पोर्स कहते हैं, जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। यहीं से पॉलन ट्यूब निकलती है जर्मिनेशन के समय। अंदर की लेयर इंटाइन, पतली और कंटिन्यूअस होती है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और मैच्योर पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है? सेल्स? हाँ, एक मैच्योर पोलन ग्रेन में साधारणतः 2 सेल्स होते हैं। एक बड़ा वेजिटेटिव सेल, जिसमें अबंडेंट फूड रिजर्व और एक लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और दूसरा छोटा जेनरेटिव सेल, जो स्पिंडल शेप्ड होता है और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। अच्छा। यहाँ एक नीट पॉइंट है,
लगभग 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन इसी 2 सेल स्टेज पर शेड होता है, मतलब एंथर से बाहर निकलता है। बाकी 40% स्पीशीज में जेनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बनाता है पोलन शेड होने से पहले, तो उनमें शेडिंग 3 सेल स्टेज पर होती है। पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी यानी जीवन क्षमता के बारे में भी कुछ बताएं। क्या ये हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, ये काफ़ी वेरिएबल होती है। कुछ सीरियल्स जैसे राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन्स अपनी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट में खो देते हैं, बहुत जल्दी। वहीं रोज़ासे, लेग्यूमिनोसे, सोलेनेसे फैमिलीज के मेंबर्स में ये महीनों तक वायबल रह सकते हैं। महीनों तक? वाह! हाँ, और इन्हें लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सी में सालों तक स्टोर किया जा सकता है, जिसे पोलन बैंक्स कहते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स वगैरह के लिए। हाँ, ये भी है कि कुछ लोगों में पोलन से एलर्जी, जिसे हे फीवर कहते हैं, वो भी होती है, जैसे पार्थीनियम या कैरेट ग्रास से। लेकिन पोलन न्यूट्रिशन में भी रिच होते हैं, इसलिए पोलन टैबलेट्स और सिरप्स भी बनते हैं, एथलीट्स वगैरह यूज करते हैं। चलिए, अब फीमेल पार्ट गाइनोइशियम पर आते हैं। इसकी बेसिक यूनिट पिस्टल है। हाँ, गाइनेशियम सिंगल पिस्टल का हो सकता है, मोनोकापिलरी, या मल्टीपल पिस्टल्स का मल्टीकापिलरी। अगर मल्टीपल पिस्टल्स हैं तो वे फ्यूज्ड हो सकती हैं, यानी जुड़ी हुई सिंकापस जैसे पपावा में, या फ्री अपोकापिस जैसे मिशेलिया में। एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन के लिए। स्टाइल एक स्टॉक जैसा है। ओवरी का क्या फंक्शन है? ओवरी पिस्टल का बेसल फूला हुआ पार्ट है। इसके अंदर ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल होती है। इसी कैविटी में प्लेसेंटा पर लगे होते हैं मेगास्पोरेंजिया, जिन्हें कॉमनली ओव्यूल्स कहते हैं। ओव्यूल्स की संख्या 1 भी हो सकती है, जैसे व्हीट, पैडी, मैंगो, और कई हजार भी, जैसे ऑर्किड्स, पपाया, वाटरमेलन में। ओव्यूल की स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स लगती है। फनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट्स, माइक्रोपाइल, चलाजा, न्यूसेलस। ये सब क्या है, समझाएंगे जरा? जरूर। ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टॉक, फुनिकल, द्वारा जुड़ा होता है। ओव्यूल बॉडी और फुनिकल के जंक्शन को हाइलम कहते हैं। ओव्यूल के चारों तरफ 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिन्हें इंटेगुमेंट्स कहते हैं। इंटेगुमेंट्स पूरे ओव्यूल को घेरे रहते हैं, सिवाय एक स्मॉल ओपनिंग के, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के ऑपोजिट एंड पर चालाजा होता है, जो ओव्यूल का बेसल पार्ट रिप्रेजेंट करता है। इंटेगुमेंट्स के अंदर न्यूसेलस होता है, जो मास ऑफ सेल्स है, और इसमें अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और इसी न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक होता है। एग्जैक्टली। और एक और नीट पॉइंट, ओव्यूल में सामान्यतः एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, जो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है। ये मेगास्पोर कैसे बनता है? मेगास्पोरोजेनेसिस से? हाँ, प्रोसेस है मेगास्पोरोजेनेसिस। इसमें ओव्यूल के न्यूसेलस में यूजुअली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी डिफरेंशिएट होती है। ये एक लार्ज सेल है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। और ये एमएमसी मियोसिस करके मेगास्पोर्स बनाती है। हाँ, एमएमसी मियोसिस से गुजरकर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाती है, जो यूजुअली एक लीनियर टेट्राड में अरेंज्ड होते हैं। ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स में इन 4 में से सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, जबकि बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ फंक्शनल मेगास्पोर ही डेवलप होकर फीमेल गैमीटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बनाता है। अच्छा, सिर्फ एक से? हाँ, इसीलिए इस डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर कैसे एम्ब्रियो सैक बनाता है? सुना है इसमें न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। करेक्ट। फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियाई बनाता है, जो ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। ये हुई 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्टेज। फिर हर न्यूक्लियस 2 बार और माइटोटिकली डिवाइड करता है, जिससे पहले 4 न्यूक्लिएट और फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनती है। और ये डिविजन्स स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं? यानी न्यूक्लियर डिविजन्स के बाद इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती, न्यूक्लियाई बस डिवाइड होते रहते हैं। 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद क्या होता है? सेल वॉल कब बनती है? 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनने के बाद सेल वॉल्स ले डाउन होती हैं, जिससे टिपिकल फीमेल गेमीटोफाइट या एम्ब्रियो सैक ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ एक क्रूशियल एनसीईआरटी नीड पॉइंट है। एक टिपिकल मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, ऑल्दो 8 न्यूक्लिएट, इज 7 सेल्ड। 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्स।
ये कैसे? देखिए, माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल्स ग्रुप होकर एग एपरेटस बनाते हैं। इसमें एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। सिनर्जिड्स में स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग्स होती हैं माइक्रोपाइलर टिप पर, जिन्हें फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। इनका इंपॉर्टेंट रोल है पोलन ट्यूब को सिनर्जिड में गाइड करना। चलाजल एंड पर 3 सेल्स होते हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, और बीच में एक लार्ज सेंट्रल सेल होता है जिसमें एग एपरेटस और एंटीपोडल्स बनने के बाद बचे हुए 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अच्छा, तो 3 सेल्स एग एपरेटस के, 3 एंटीपोडल्स और 1 सेंट्रल सेल, हो गए 7 सेल्स। एग्जैक्टली। और न्यूक्लियाई गिने तो 1 एग, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंट्रल सेल में, टोटल 8 न्यूक्लियाई। समझ गया। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब मेल और फीमेल गैमीट्स बन गए। इन्हें साथ लाने का काम पॉलिनेशन करता है ना? बिल्कुल। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल। एंजियोस्पर्म्स में गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं सकते, इसलिए पॉलिनेशन जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। प्लांट्स इसके लिए एक्सटर्नल एजेंट्स यूज करते हैं। पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं? ऑटोगैमी, गाइटोनोगैमी, ज़ेनोगैमी। इनमें क्या अंतर है? सोर्स ऑफ पॉलन के आधार पर ये टाइप्स है। 1 ऑटोगैमी, पॉलिनेशन उसी फ्लावर में होता है। इसके लिए पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए और एंथर व स्टिग्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए। कुछ प्लांट्स जैसे वियोला, कॉमन पैंजी, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना 2 तरह के फ्लावर्स बनाते हैं। चैस्मोगैमस फ्लावर्स जो नॉर्मल फ्लावर्स की तरह एक्सपोज्ड एंथर्स और स्टिग्मा वाले होते हैं, और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो कभी नहीं खुलते। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में एंथर्स और स्टिग्मा एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन अश्योर्ड होता है, मतलब पक्का होता है। सीड सेट भी पक्का है, भले ही कोई पॉलिनेटर न हो। क्लाइस्टोगैमस, ये तो इंटरेस्टिंग है। अश्योर्ड सीड सेट। हाँ। दूसरा है गाइटोनोगैनल। पॉलन ट्रांसफर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट लगता है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी जैसा है क्योंकि पॉलन सेम प्लांट से आता है। अच्छा, और तीसरा? 3 जीनोगैमी। पॉलन ट्रांसफर डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। यही ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स लाता है। इससे वेरिएशन आता है। पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन-कौन से होते हैं? एबायोटिक और बायोटिक। हाँ, 2 मेन कैटेगरीज हैं। एबायोटिक नॉन लिविंग एजेंट्स जैसे विंड और वाटर, और बायोटिक लिविंग एजेंट्स जैसे एनिमल्स। ज्यादातर प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। एबायोटिक में विंड पॉलिनेशन, एनेमोफिली ज्यादा कॉमन है, वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली से। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के क्या फीचर्स होते हैं? हल्के पॉलन। हाँ, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं ताकि हवा में आसानी से उड़ सके। उनके स्टेमन्स वेल एक्सपोज्ड होते हैं ताकि पॉलन आसानी से डिस्पर्स हो सके, और स्टिग्मा लार्ज और फेदरी होता है ताकि एयरबॉर्न पॉलन को ट्रैप कर सके। फ्लावर्स अक्सर इनकंस्पिक्यूअस होते हैं, छोटे, रंगहीन, नेक्टिलस। उनमें अक्सर सिंगल ओव्यूल होता है पर ओवरी, और फ्लावर्स पैक्ड होते हैं इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। ग्रासेस इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। और कॉर्न कॉब के टैसल्स, वो भी यही हैं। बिल्कुल, वो स्टिग्मा और स्टाइल है जो हवा में पॉलन ट्रैप करते हैं। और वाटर पॉलिनेशन, ये तो कम कॉमन है। हाँ, हाइड्रोफिली काफी लिमिटेड है, करीब 30 जेनेरा तक ही सीमित है, मोस्टली मोनोकोटिलिडॉन्स में। लोअर प्लांट ग्रुप्स जैसे एल्गी, ड्रायोफाइट्स, ऑप्टेरिडोफाइट्स में वाटर रेगुलर मोड है गिमीट ट्रांसफर का, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स में रेयर है। एग्जाम्पल्स हैं वैलिस्नेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर, और जोस्टेरा सी ग्रासेस। वैलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टॉक से सरफेस पर आता है और मेल फ्लावर्स या पोलन ग्रेन्स पैसिवली सरफेस पर रिलीज होते हैं, पानी के करंट से फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। जोस्टेरा में फीमेल फ्लावर्स सबमर्ज्ड रहते हैं और पोलन ग्रेन्स लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं जो पानी के अंदर रिलीज होते हैं और पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं।
पॉलन गीला नहीं होता पानी में। नहीं, वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में पॉलन ग्रेन्स को वेटिंग से बचाने के लिए म्यूसिलिजिनस कवरिंग होती है। इम्पॉर्टेंट नोट, जरूरी नहीं कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स वाटर से पॉलिनेट हों। जैसे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में फ्लावर्स वाटर लेवल से ऊपर इमर्ज करते हैं और इंसेक्ट्स या विंड से पॉलिनेट होते हैं। हाँ, ये तो धोखा हो सकता है। बिल्कुल, विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स ना तो कलरफुल होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। कोई जरूरत ही नहीं है अट्रैक्ट करने की। अब आते हैं बायोटिक एजेंट्स पर। इनमें कौन डोमिनेंट है? बीज। एनिमल्स, bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants, moths, birds, sunbirds, hummingbirds और bats कॉमन बायोटिक एजेंट्स हैं। कुछ प्राइमेट्स जैसे लेमर्स, आर्बोरियल यानी पेड़ पर रहने वाले रोडेंट्स या रेप्टाइल्स जैसे गेको लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड भी पॉलिनेटर्स की तरह रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन हाँ, इंसेक्ट्स, खासकर बीज, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। मेजॉरिटी पॉलिनेशन इन्हीं से होता है। एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स एडेप्टेशंस दिखाते होंगे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। रंग, खुशबू। बिल्कुल, ये फ्लावर्स अक्सर लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट और नेक्टर रिच होते हैं ताकि एनिमल्स अट्रैक्ट हों। अगर फ्लावर्स छोटे हैं तो वो इन्फ्लोरेसेंस में क्लस्टर्ड होते हैं ताकि कंस्पिक्यूअस बने, दूर से दिख जाएं। एनिमल्स फ्लावर्स पर नेक्टर और पोलन ग्रेन्स के लिए आते हैं, जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं। फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेट होने वाले फ्लावर्स फाउल ओडर्स मतलब गंदी स्मेल सिक्रीट कर लेते हैं इन एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। मक्खियों को सड़ी हुई चीजें पसंद आती हैं। अच्छा, फ्लोरल रिवॉर्ड्स के अलावा भी कुछ होता है, जैसे वो अंडे देने वाली जगह? हाँ, कुछ स्पीशीज एनिमल्स को अंडे देने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करती हैं, जैसे अमॉर्फोफैलिस का टॉलेस्ट फ्लावर करीब 6 फीट ऊंचा। एक और फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है यूका प्लांट और मॉथ का रिलेशनशिप। ये ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, मतलब दोनों स्पीशीज एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। मॉथ यूका के ओवरी लॉक्यूल में अंडे देता है और प्लांट को पॉलिनेट भी कर देता है। जब सीड्स डेवलप होने लगते हैं तो मॉथ के लार्वे बाहर आते हैं, कुछ सीड्स खा लेते हैं, बाकी बच जाते हैं। कमाल का को-एवोल्यूशन है। कमाल है। लेकिन क्या सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा बुरा होता है? प्लांट्स इसे अवॉइड क्यों करना चाहते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एग्जैक्टली, कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, यानी फिटनेस और विगर में कमी आ जाती है जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। इसलिए ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स ने सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज करने और क्रॉस पॉलिनेशन एनकरेज करने के लिए डिवाइसेस डेवलप किए हैं, जिन्हें आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। क्या है ये डिवाइसेस? कई तरह के हैं, जैसे 1. पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रेसेप्टिविटी का सिंक्रोनाइज्ड न होना, मतलब जब पॉलन रिलीज हो रहा है तब स्टिग्मा रिसेप्टिव न हो या वाइस वर्सा। 2. एंथर और स्टिग्मा का डिफरेंट पोजीशंस पर होना ताकि सेल्फ पॉलिनेशन मुश्किल हो जाए। 3. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेम फ्लावर या सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के पॉलन को फर्टिलाइजेशन से रोकता है। पॉलन जर्मिनेट ही नहीं होगा या पॉलन ट्यूब की ग्रोथ रुक जाएगी। 4. प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पर हैं, मोनोइसियस कंडीशन जैसे कैस्टर, मेज, तो ये ऑटोगैमी रोकता है पर जीटोनोगैमी नहीं रोक पाता। लेकिन अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स पर हैं, डायोशियस कंडीशन जैसे पपाया, तो ये ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों को रोकता है। क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल है। समझ गया। काफी तरीके हैं क्रॉस पॉलिनेशन इंश्योर करने के। पॉलिनेशन हो गया, अब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन का क्या मतलब है? रिकग्निशन, हाँ, पॉलिनेशन गारंटी नहीं करता कि राइट टाइप का पॉलन ही स्टिग्मा पर लैंड करेगा। बहुत सारे रॉन्ग टाइप के पॉलन भी आ सकते हैं। पिस्टल में एबिलिटी होती है पॉलन को रिकग्नाइज करने की कि वो कंपैटिबल यानी राइट टाइप है या इनकम्पैटिबल यानी रॉन्ग टाइप। ये रिकग्निशन पॉलन और पिस्टल के बीच केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरैक्शन, एक तरह से डायलॉग से होता है। अगर पॉलन कंपैटिबल है तो पिस्टल पॉलन को एक्सेप्ट करता है और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन तक ले जाते हैं। कंपैटिबल पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट होता है, एक पॉलन ट्यूब बनाता है थ्रू वन ऑफ द जर्म पॉज। पॉलन ट्यूब स्टाइल के टिश्यूज से ग्रो करती हुई ओवरी और फिर ओव्यूल तक पहुंचती है। अच्छा, ये ट्यूब रास्ता बनाती है? बिल्कुल। याद है
60% केसेस में पॉलन 2 सेल स्टेज पर शेड होता है, वेजिटेटिव प्लस जेनरेटिव सेल। हाँ, इस केस में जेनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब में ट्रैवल करते हुए माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बनाता है। अगर पॉलन 3 सेल स्टेज पर शेड हुआ था तो पॉलन ट्यूब शुरू से ही 2 मेल गैमीट्स कैरी करती है। पोलन ट्यूब ओव्यूल में कैसे एंटर करती है? माइक्रोपाइल से। यूजुअली माइक्रोपाइल से एंटर करती है। ओव्यूल में पहुंचने के बाद ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। वहां ये फिलीफॉर्म एपरेटस की गाइडेंस से किसी एक सिनर्जिड में एंटर करती है। फिलीफॉर्म एपरेटस रास्ता दिखाता है। पॉलन ग्रेन डेपोजिशन ऑन स्टिग्मा से लेकर पॉलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओव्यूल तक के सारे इवेंट्स को मिलाकर पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। इसका प्रैक्टिकल यूज भी है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। हाँ, प्लांट ब्रीडर्स इस नॉलेज को यूज करके इनकम्पैटिबल क्रॉसेस से भी डिजायर्ड हाइब्रिड्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसमें इमैस्कुलेशन, एंथ रिमूवल और बैगिंग, स्टिग्मा प्रोटेक्शन जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं। और फिर आता है वो यूनिक इवेंट, डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है एग्जैक्टली? यस, ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सिनर्जिड में एंटर करने के बाद पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स रिलीज करती है एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में। अब 2 फ्यूजन इवेंट्स होते हैं। 1. सिनगैमी। एक मेल गैमीट एग सेल के न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है और उससे फ्यूज कर जाता है। इस फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट 2n बनता है। यह है पहला फर्टिलाइजेशन। 2. ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के 2 पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करता है और उनसे फ्यूज कर जाता है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? चूंकि इसमें 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, 1 मेल गैमीट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसे ट्राइप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN 3n बनता है। ये फ्यूजन सेंट्रल सेल में होता है, जो अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाता है। यह है दूसरा फर्टिलाइजेशन। तो 2 तरह के फ्यूजन हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक में, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जैक्टली, ये एक मेजर एग्जाम टिप है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स। किसी और प्लांट ग्रुप में नहीं होता। गॉट इट, यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और PEC एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स शुरू होते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या क्या आता है? एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट, यही सब? हाँ, सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC रिपीटेडली डिवाइड होकर ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाता है। कॉमन टाइप है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें PEN सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन से गुजरता है बिना इमीडिएट सेल वॉल फॉर्मेशन के। बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जैसे नारियल पानी। बिल्कुल, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होती है और एंडोस्पर्म सेल्यूलर बन जाता है, जैसे नारियल का व्हाइट कर्नल यानी गिरी। क्या एंडोस्पर्म हमेशा मैच्योर्ड सीड में रहता है? पी में तो नहीं दिखता। सही कहा, जरूरी नहीं। एंडोस्पर्म मैच्योर्ड सीड में परसिस्ट कर सकता है, मतलब बचा रह सकता है। अल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स जैसे कास्टर, कोकोनट, व्हीट, मेज। या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान पूरी तरह कंज्यूम हो सकता है नॉन अल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स जैसे पी, ग्राउंड नट, बीन्स। इसमें फूड कॉटिलिडन्स में स्टोर हो जाता है। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बताइए। जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है? एम्ब्रियो डेवलप होता है ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर, जहां जाइगोट सिचुएटेड है। ज्यादातर जाइगोट्स तभी डिवाइड करना शुरू करते हैं जब कुछ एंडोस्पर्म बन चुका होता है। ये एक एडेप्टेशन है डेवलपिंग एम्ब्रियो को अश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की। पहले खाना, फिर डेवलपमेंट। अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसे एम्ब्रियोनिजेनी कहते हैं, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में सिमिलर होती हैं। जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर शेप, हार्ट शेप, मैच्योर एम्ब्रियो। डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो में क्या फर्क है? कॉटिलिडन्स का। हाँ, मेन डिफरेंस कॉटिलिडन्स का है। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज द एपिकॉटाइल, जो प्लूम्यूल फ्यूचर शूट में टर्मिनेट होता है।
एक्सिस का सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन्स इज हाइपोकोटाइल, जो रेडिकल फ्यूचर रूट में टर्मिनेट होता है। रेडिकल रूट कैप से कवर्ड होता है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है। ग्रास फैमिली में इसे स्कूटेलम कहते हैं। हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पर रेडिकल और रूट कैप होते हैं, जो एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ कोलियोराइजा में एनक्लोज्ड होते हैं। एक्सिस का पोर्शन अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में शूट एपेक्स और कुछ लीफ प्रिमोडिया होते हैं, जो एक हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल में एनक्लोज होते हैं। कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा प्रोटेक्टिव शीट्स हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में बदल जाता है और ओवेरी फ्रूट में। हाँ, सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। टेक्निकली ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। सीड्स फ्रूट के अंदर बनते हैं। एक टिपिकल सीड में सीड कोट्स, कॉटिलिडॉन्स और एम्ब्रियो एक्सिस होते हैं। सीड कोट ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से डेवलप होता है। माइक्रोपाइल सीड कोट पर एक स्मॉल पोर के रूप में रह जाता है, जो जर्मिनेशन के समय ऑक्सीजन और वाटर एंट्री फैसिलिटेट करता है। अच्छा, वो पोर रह जाता है? हाँ, मैच्योर सीड में वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, 10-15% मॉइस्चर बाय मास, और एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाता है, जिसे डोमेंसी कहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस मिलने पर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सूटेबल टेम्परेचर वो जर्मिनेट करता है। कभी कभी न्यूसेलस के रेमनेंट्स, मतलब बचा हुआ हिस्सा, सीड में परसिस्ट करते हैं। इस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं, जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च और बीट चुकंदर में। सीड्स के क्या एडवांटेजेस हैं प्लांट्स के लिए? सर्वाइवल, बिल्कुल। सीड्स के कई फायदे हैं। सीड फॉर्मेशन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से ज़्यादा डिपेंडेबल प्रोसेस है, क्योंकि ये वाटर पे डिपेंडेंट नहीं है, अनलाइक लोअर प्लांट्स। सीड्स में डिस्पर्सल के लिए बेटर एडेप्टिव स्ट्रैटेजीज होती हैं। नई हैबिटेट्स कॉलोनाइज करने में मदद मिलती है। हवा, पानी, एनिमल से दूर दूर तक फैलते हैं। इनमें सफिशिएंट फूड रिजर्व्स होते हैं यंग सीडलिंग्स को नरिश करने के लिए अंटिल वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। हार्ड सीड कोट डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्ट होने से ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस और वेरिएशंस जनरेट करते हैं। इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के लिए तो बेस ही है। एब्सोल्युटली, एग्रीकल्चर का बेसिस सीड ही है। डिहाइड्रेशन और डोमेंसी स्टोरेज में हेल्प करते हैं, जिससे सीड्स को पूरे साल फूड सोर्स की तरह यूज किया जा सकता है और नेक्स्ट सीजन में क्रॉप रेज करने के लिए भी। सीड वायबिलिटी कब तक रहती है? आपने पहले पोलन वायबिलिटी के बारे में बताया था। सीड्स की वायबिलिटी ज्यादा होती होगी? जनरली हाँ, पर ये भी बहुत वेरिएबल है। कुछ स्पीशीज में सीड्स कुछ ही महीनों में वायबिलिटी खो देते हैं, दूसरों में सालों तक वायबल रहते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स तो कमाल के हैं। ल्यूपिनस आर्क्टिकस का सीड आर्कटिक टंड्रा में एक्सकवेशन से मिला, जो एस्टिमेट किया गया कि 10,000 साल की डॉर्मेंसी के बाद जर्मिनेट हुआ। 10,000 साल, अनबिलीवेबल है ना? एक और रीसेंट रिकॉर्ड है 2000 साल पुराने वायबल सीड का, डेट पाम फीनिक्स डेक्टिलेरा का, जो किंग हेरोड्स पैलेस के पास डेड सी में आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान मिला और जर्मिनेट हुआ। इनक्रेडिबल। और ओवरी का क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? फ्रूट बनता है। हाँ, ओवरी मैच्योर्स और राइपन्स इनटू अ फ्रूट। ओव्यूल का सीड बनना और ओवरी का फ्रूट बनना साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ होता है। ओवरी की वॉल डेवलप होकर फ्रूट की वॉल बनाती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट्स फ्लैशी हो सकते हैं, जैसे ग्वावा, ऑरेंज, मैंगो, या ड्राई, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड। ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये क्या है? ज्यादातर फ्रूट सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, उन्हें ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। कुछ स्पीशीज में ओवरी के अलावा दूसरे फ्लोरल पार्ट्स, जैसे थैलेमस, भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू। एप्पल में मेन एडिबल पार्ट फ्लैशी थैलेमस है, और कुछ फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं, उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ये नेचुरली सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना। पार्थेनोकार्पी ग्रोथ हार्मोन्स के एप्लीकेशन से इंड्यूस्ड भी की जा सकती है सीडलेस फ्रूट्स बनाने के लिए। अब आखिर में ये स्पेशल मोड्स एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है? ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन से अलग हैं? हाँ, ये स्पेशल मोड्स हैं।
एपोमिक्सिस एक फैसिनेटिंग फिनोमेना है कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जैसे कुछ स्पीशीज ऑफ एस्टरेसिए और ग्रासेस में, जहां सीड फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होती है। ये इसेंशियली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, मतलब उसकी नकल करता है। सीड तो बनता है पर बिना फ्यूजन के। अच्छा, सीड बिना फर्टिलाइजेशन के। हाँ, यहाँ दूसरा एग्जाम टिप है। फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थेनोकार्पी, सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एपोमिक्सिस के कई वेज हैं, जैसे डिप्लॉयड एग सेल का फॉर्मेशन बिना मियोसिस के और उसका एम्ब्रियो में डेवलप हो जाना बिना फर्टिलाइजेशन के, या फिर ओव्यूल के न्यूसिलिस के कुछ डिप्लॉयड सेल्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक में प्रोट्यूड कर जाते हैं और एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाते हैं, जैसे कई सिट्रस और मैंगो वैरायटीज में होता है। और पॉलीएम्ब्रियोनी, एक सीड में कई एम्ब्रियोज। करेक्ट। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड। ये एपोमिक्सिस का रिजल्ट हो सकता है, जैसे सिट्रस में न्यूसेला एम्ब्रियोज के कारण, या फर्टिलाइज्ड एग के स्प्लिटिंग से, या एक से ज्यादा एग सेल्स के फर्टिलाइजेशन से। ऑरेंज में अक्सर दिखता ही है। एपोमेक्टिक एम्ब्रियोज जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट के, यानी क्लोन्स होते हैं। एपोमिक्सिस का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में? बहुत है। हाइब्रिड वैरायटीज एग्रीकल्चर में बहुत वैल्यूएबल है, यील्ड वगैरह बढ़ाने के लिए। लेकिन हाइब्रिड सीड्स कॉस्टली होते हैं और फार्मर्स को हर साल खरीदने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि F2 जनरेशन में हाइब्रिड कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कारण हाइब्रिड विगर मेंटेन नहीं रहता। अगर हाइब्रिड कैरेक्टर्स को अपोमिक्सिस के थ्रू फिक्स कर दिया जाए तो हाइब्रिड सीड से बने प्लांट्स अपोमिक्टिकली प्रोजेनी प्रोड्यूस करेंगे जो हाइब्रिड ही होंगे, क्लोन की तरह। फिर फार्मर्स साल दर साल अपनी ही फसल से हाइब्रिड सीड्स यूज कर पाएंगे, उन्हें हर साल खरीदना नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा फार्मर्स के लिए। बिल्कुल। हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में अपोमिक्सिस के जेनेटिक्स को समझने और इसे हाइब्रिड वैरायटीज में ट्रांसफर करने पर एक्टिव रिसर्च चल रही है। तो संक्षेप में हमने फ्लावर स्ट्रक्चर से शुरुआत की, समझा कैसे स्टेमिन में पॉलन ग्रेन्स, मेल गैमेटोफाइट, और पिस्टल के ओव्यूल में एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं वाया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर पॉलिनेशन के टाइप्स, एजेंट्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखे, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन समझा, और एंजियोस्पर्म्स का यूनिक फीचर डबल फर्टिलाइजेशन देखा, जिससे जाइगोट और एंडोस्पर्म बनते हैं। फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन को समझा। साथ ही एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी जैसे स्पेशल केसेस को भी जाना। काफी डिटेल में गए हम। बिल्कुल। ये पूरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी दर्शाती है कि प्लांट्स ने अपनी लिनेज कंटिन्यू करने के लिए कितने एफिशिएंट और डाइवर्स मैकेनिज्म्स इवॉल्व किए हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, सीड डॉर्मेंसी, डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स, ये सब एवोल्यूशनरी सक्सेस की कीज हैं एंजियोस्पर्म्स के लिए। हाँ, और ये समझना नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इस पूरी प्रोसेस के हार्मोनल और जेनेटिक कंट्रोल पर आज भी काफी रिसर्च हो रही है। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। पर्यावरण तेजी से बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, ये सब हो रहा है। पौधों ने पॉलिनेशन और डिस्पर्सल के लिए जो रणनीतियां लाखों सालों में विकसित की हैं, जैसे स्पेसिफिक पॉलिनेटर्स पर निर्भरता या सीड डिस्पर्सल के तरीके, क्या वो बदलते क्लाइमेट और हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन के साथ उतनी ही कारगर रहेंगी? भविष्य में पौधों को किन रिप्रोडक्टिव चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? ये एक अहम सवाल है। वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है, सोचने पर मजबूर करता है। उम्मीद है इस गहन चर्चा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर सबकी समझ बेहतर हुई होगी और रिवीजन में मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।